Hello, people, welcome back to my channel. And this is in continuation with the Hindu quiz. So आज हम पढ़ेंगे 27 एंड 28 फेब की क्विजेज. जो भी क्वेश्चंस कंपाइल्ड हैं दोनों दिन के, वो हम साथ में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. India's newest warship from Russia is set to be commissioned in June this year. इंडिया जो है वी ऑल नो कि रशिया से हम डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी साइन करते हैं, उनसे बहुत सारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स इंडिया की है. एंड देन वी हैव विद द फ्रांस ऑल्सो, फ्रांस के साथ भी है. सब एक न्यूएस्ट वॉरशिप जो है वो इंडिया से रशिया से कमीशन होगी फॉर इंडिया. सो उस शिप का क्या नाम है? सो इट्स नेम इज़ INS. It's the Indian Navy crew that will operate is Tamal. इस शिप का नाम है तमल. The correct answer is Tamal. Tamal is the newest warship है ये from Russia, जो कि कमीशन होगी जून में this year. और इसके बारे में देखते हैं. Indian Navy crew that will operate Tamal, the stealth frigate under the, ये एक टाइप है जिसमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी रशिया में. एंड ये जो है अभी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गई है एंड इसके प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर दी कमिशनिंग, जो कि एक्सपेक्टेड है अर्ली जून में. सो अभी हमारे पास इंडियन नेवी जो है बहुत सारी प्रोक्योरमेंट जो है वो रशिया से कर रही है, लाइक मिसाइल्स एंड देन शिप्स एंड फाइटर्स, प्लेन्स, इन सब की. सो इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट डील ओनली. Next question. Why is Kesav Nanda Bharati judgment important? We all know कि केशव नंदा भारती जजमेंट इज़ द लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज़ कॉल्ड द लैंडमार्क जजमेंट. क्यों? क्योंकि इट फोकसेस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. Maintains that the parliament cannot amend the constitution to alter the basic structure of the constitution. It means कि ये जो है केशव नंदा भारती जजमेंट 1970s में ये आया था एंड इसमें ये इस्टेब्लिश किया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जो पार्लियामेंट है विच हैज़ द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट का राइट है कि दे कैन अमेंड दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सूटिंग टू दी करेंट नीड्स. जो भी करेंट नीड्स है कंट्री की उसके अकॉर्डिंग दे कैन अमेंड. बट आप उस अमेंडमेंट में के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते. अब बेसिक वी हैव स्टडीड कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें क्या क्या है. सो बेसिक स्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा सेक्युलरिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, दैन कि फंडामेंटल राइट्स हो गया. ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वो अल्टर नहीं होना चाहिए. इस जजमेंट के थ्रू यही आया था कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसा कुछ भी कोई प्रोविजंस को अल्टर नहीं कर सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर करे, उसको चेंज करे. तो दिस इज़ द जजमेंट रिगार्डिंग द केशव नंदा भारती जजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं. जस्टिस ललित सेड दैट द प्रोविजन टू कर्टेल द टेन्योर ऑफ असेंबलीज टू सिंक्रोनाइज द पोल रन्स काउंटर टू द बेसिक स्ट्रक्चर. अच्छा, तो ये इन कॉन्टेक्स्ट क्यों आया है? क्योंकि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है, तो जो उसकी रिपोर्ट जो सबमिट हुई पिछले साल, तो उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स को में चेंज लाने पड़ेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो उसमें एक चेंज ये लाने के लिए आपका प्रोविज़न है कि जो असेंबलीज़ है, इफ़ द स्टेट असेंबलीज जो ऑलरेडी चल रही है, बट टू सिंक्रोनाइज द इलेक्शन पोल ऑफ असेंबली एज वेल एज द पार्लियामेंट, असेंबली की ड्यूरेशन को कम करने की बात की गई है, विच काउंटर्स टू द बेसिक स्ट्रक्चर. मतलब ये हैम्पर करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये डायरेक्टली इट विल अफेक्ट द फेडरलिज्म. ये फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा और फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो इस कॉन्टेक्स्ट में ही जो सुप्रीम जस्टिस है उन्होंने कहा कि इट विल अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए ये सही नहीं है. सो यही था इस कॉन्टेक्स्ट का, बेसिक स्ट्रक्चर इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे डिस्कशन किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स डिड वीमेन स्पेंड ऑन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज इन 2024. अब बहुत सारे सर्वेज होते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन एंड एक सर्वे में पाया गया NSSO के द्वारा कि जो वीमेन हैं दे स्पेंड
315 minutes to 305 to 15 minutes in the unpaid domestic services. पहले ये 315 था, it down to 305 तक ये ड्रॉप हो गया. सो ये सर्वे कंडक्ट किया गया बाय नेशनल सर्वे सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. उसके अंदर ये आता है. एंड दे मेनली कंडक्ट दी सर्वे. तो इस सर्वे के स्टेटमेंट के बेसिस पे ये बताया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द 3 लैंग्वेज फार्मूला प्रपोजल इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया. सो इंडिया में 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया. सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ 1968 में. 1968 में ये लाया गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला. इट इज़ इन न्यूज़. इसमें क्या है, ये न्यूज़ आया है ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020, नेशनल एजुकेशन 2020. जो नेशनल एजुकेशन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है बाय ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज़. और उसमें ये दिया गया प्रोविज़न कि 3 लैंग्वेज जो है वो बच्चों को सिखाना है इन द स्कूल. एंड द फर्स्ट 2 लैंग्वेज शुड बी नेटिव. 2 जो है वो नेटिव होना चाहिए हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का. एंड बाकी एक आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो लोकल लैंग्वेज. तो इसमें कोई वैसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है कोई लैंग्वेज का, बट 3 लैंग्वेज फार्मूला को जो है आपको अपने एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट है उसमें आपको इंटीग्रेट करना है. एंड कोई ऐसा फिक्स लैंग्वेज नहीं किया गया कि इस लैंग्वेज को आप कर सकते हो, आप कोई भी कर सकते हो, बस 2 नेटिव होना चाहिए. सो इट इज़ इन न्यूज़ ड्यू टू तमिलनाडु रिलक्टेंस. तमिलनाडु जो है वो नहीं चाह रहा कि इस NEP जो है उनके स्टेट में लागू हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इट्स अ तमिल जो है तमिल लैंग्वेज, तमिल इससे हिंदी पोजीशन चाह रहा है सेंटर. एंड देन दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द तमिलियंस एंड तमिल्स एंड ये सब सीन है. दैट्स वाई इट्स इन न्यूज़. 3 लैंग्वेज फार्मूला रिलेटेड विद द NEP 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कैपिटल इज़ ऑल सेट टू लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट. टाटा कैपिटल जो है ये जो है ये स्टॉक मार्केट में भी इनकी लिस्टिंग होगी. सो हाउ मेनी अदर कंपनीज फ्रॉम द टाटा ग्रुप ऑलरेडी लिस्टेड. कितनी और कंपनीज हैं टाटा की जो ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन दी स्टॉक्स. तो ये होंगी 17. दिस इज़ द 17th टाटा ग्रुप कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं ट्रेड किए जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे टाटा कैपिटल की. ये 17th कंपनी है. इससे पहले 16 जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है. एंड टाटा कोई भी कंपनी को ट्रेड होने के लिए पहले उसको लिस्ट होना ज़रूरी है इन दी स्टॉक मार्केट. तभी आप डायरेक्टली परचेज एंड ख़रीद बिक्री जो है परचेज कर सकते हो, सेल खरीद कर सकते हो, अपना कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो मेनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर चिप्स इन द वर्ल्ड. कंप्यूटर चिप्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है इन द वर्ल्ड. सो इट्स करेक्ट आंसर इज TSMC. ये कहाँ का है. NVIDIA इज़ इन USA, सैमसंग देन इंटेल. ये TSMC कहाँ का है. तो TSMC इज़ ताइवान्स TSMC इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप मेकर. एंड यहाँ से बहुत सारी प्रोडक्शंस होती हैं. दे हैव द गुड फैसिलिटी एंड हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. दे हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑल्सो. सो यहाँ पे कंप्यूटर चिप्स सबसे ज़्यादा बनती है एंड दे आर एक्सपोर्टेड. Next question. Under the Representation of People Act 1951, a convicted person is disqualified for the period of sentence and dash years thereafter. अब Representation of People Act 1951 के अंदर जो भी मान लो कोई भी कन्विक्ट पर्सन है, कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन से. वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. एंड कितने साल तक. तो द करेक्ट आंसर इज 6 years. ये 6 years तक इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते हैं. सो इट्स रिलेटेड विद द इलेक्शन कि कोई भी मान लो ये मेंबर है एंड इफ ही इज एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम एंड इससे पनिशमेंट हुई, देन ही इज if he is MP or MLA, then he will be disqualified. ये इसको disqualified
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड जितने दिन की इसकी सेंटेंस है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मेनली इसमें 2 ईयर्स से ज़्यादा जो इनको पनिशमेंट मिलती है उनके लिए, सो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड व्हेन इनका जब पनिशमेंट ओवर हो जाए उसके 6 साल के बाद तक ये कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन। सो इट्स अ रूल एक अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सो ये जो है इसके रिगार्डिंग है। सेक्शन 8 में ये मैंशनड है ऑफ RPA 1951 फॉर द पीरियड ऑफ प्रिजन सेंटेंस एंड 6 years देयर आफ्टर। मतलब पहले तो प्रिजन सेंटेंस एंड देन प्लस 6 years इनफ पनिशमेंट फॉर अरेंट और क्रिमिनल लेजिस्लेटर्स। इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट डाली गई थी कि इसको हटाना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन को, सो दैट उन्हें अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन और उन्हें पनिशमेंट मिल सके जो भी एक्यूज लेजिस्लेटर्स हैं उनके खिलाफ। नेक्स्ट, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रेग्नेंट वीमेन नॉट कवर्ड इन द फॉर्मल सेक्टर आर इंटाइटल्ड टू मैटर्निटी बेनिफिट्स वर्थ हाउ मच पर चाइल्ड। एंड नफ्सा इसको कहते हैं NFSA। NFSA एक्ट के अंदर कोई भी प्रेग्नेंट वीमेन जो है, इफ़ यदि वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, मान लो, पर यदि वो फॉर्मल सेक्टर में होगी तो उन्हें मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है, मैटरनिटी लीव मिल जाती है एंड पेड होता है वो। सो नॉन फॉर्मल सेक्टर में जो वीमेन है तो उसको अंडर NFSA एक्ट कौन सी मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलती है, वर्थ कितने की? सो द करेक्ट आंसर इज 6,000 पर चाइल्ड के हिसाब से उनको मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है अंडर NFSA फॉर द नॉन फॉर्मल सेक्टर women. All pregnant women are entitled to maternity benefits of 6,000. Next question, in which state did the Silkyara tunnel collapse take place in November 2023? सिल्कियारा टनल जो कोलैप्स हुआ था, इट वाज इन न्यूज़ एंड बहुत ज़्यादा जो है इसमें ट्रैप हुए थे वर्कर्स एंड इट वाज अ लॉन्ग प्रोसीजर जब उनको निकाला गया सही सलामत। तो ये जो टनल है ये कहाँ है, पहले तो कि कौन से स्टेट में है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पास ही ये सिल्कियारा टनल था, जो 4 धाम यात्रा का भी वन ऑफ द पार्ट रहा है। एंड ये कोलैप्स हुआ था इन नवंबर 2023। So it was in Uttarkasi district of Uttarakhand and it was 4 kilometer long tunnel. Silkyara tunnel was 4 kilometer long tunnel. 41 workers इसमें trapped थे. So ये है, इसको ध्यान रखना आप। सिल्कियारा टनल कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is expected to investigate fatalities in train accident? So जब ट्रेन एक्सीडेंट्स से जो भी लोग मरते हैं, जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके लिए उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो है जो इन्वेस्टिगेट करता है फैटेलिटीज़ इन ट्रेन एक्सीडेंट। जो भी ट्रेन एक्सीडेंट के कारण जो फैटेलिटीज़ होती हैं, जो लोग मरते हैं, इंजर्ड होते हैं, क्या रीज़न्स होता है ट्रेन के एक्सीडेंट, उन सब चीज़ों को जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो किसके अंदर होता है? अंडर द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। सो इवन अ सिंगल फैटेलिटी इन द ट्रेन एक्सीडेंट वारंट्स एन इन्वेस्टिगेशन। यदि एक फैटेलिटी भी हुई इन ए ट्रेन एक्सीडेंट तो ये इन्वेस्टिगेशन आ जाता है अंडर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि इंडिपेंडेंट एंटिटी है ऑफ मिनिस्टर ऑफ रेलवे से। ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे के अंदर नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ इस ट्रेन एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया है, सो दैट इस पर एग्जीक्यूटिव प्रेशर एंड इंटरफेरेंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच लीगल प्रोविज़न कैन अ police officer arrest someone sans warrant in certain specified circumstances? कौन सी लीगल प्रोविज़न के अंदर जो पुलिस अफेयर है वो वारंट कर ला सकती है इन स्पेसिफिक circumstances? So the correct answer is section 188 of IPC. अब इसका explanation देखते हैं।
कोर्ट ऑब्जर्व कि पुलिस ऑफिसर जो है सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि BNSS है 35 के अंदर हैव अथॉरिटी टू टेक एक्शन व्हेन कोई ऐसा ऑफेंस हो अंडर सेक्शन 188 और ये जो ऑफेंस है ये प्रिवेंट करता है सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंस और इससे ताकि वो आगे फ्यूचर में भी ऑफेंस ना कर सके, इसलिए सेक्शन 88 ऑफ IPC इसको जो है अरेस्ट करती है वारंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज़ करना है सो दैट कि एमिशंस को थोड़ा कंट्रोल कर सके। सो उस प्रोग्राम को फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया में? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2001। इसको लाया गया था बहुत पहले 2001 ओनली, बट अभी भी बहुत कम ब्लेंडिंग हो रहा है, बट अब 20% ब्लेंडिंग इंश्योर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पहले 5% था। सो इनकरेजिंग रिजल्ट्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, और इसके रिजल्ट्स इतने इनकरेजिंग आए हैं। सो ये एक पायलट प्रोजेक्ट था 2001 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो इट वाज डिसाइडेड टू टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% जो है इथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा विथ पेट्रोल और फ्रॉम 2030 एज वे टूवर्ड्स ग्रीनर फ्यूचर। 2025 से 30 के बीच में 20% जो है वो ब्लेंडिंग करना है इथेनॉल के साथ पेट्रोल का। एंड इट इज़ डन फॉर द रिडक्शन इन इमिशन। GHG इमिशन को डिक्रीज करने के लिए। Next question, which state introduced a law mandating that the completion of class 8 was minimum requirement for a woman to contest a पंचायत इलेक्शन? कौन सा स्टेट जो है अभी इंट्रोड्यूस किया है एक लॉ लाया है जिसमें यदि विमेन को पंचायत इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना है, नॉमिनेट करना है पर कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए उनको इलेक्शन लड़नी है, तो शी शुड कंप्लीट दी क्लास 8 स्टडी। सी हैज़ अ कंप्लीटेड दी क्लास 8 एजुकेशन, क्लास 8 तक की शिक्षा उनकी होनी चाहिए। सो कौन सा स्टेट है जो एक नया लॉ लेके आया है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर अ वुमेन टू कॉन्टेस्ट अ पंचायत इलेक्शन, नॉट स्टेट और सेंट्रल, इट्स पंचायत। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ हरियाणा। हरियाणा जो है भी एक लॉ लाया था एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट अ पंचायत इलेक्शन, और ये था completion of class 8. Next question, in which country are M23 rebels aiming to take control? कौन सी कंट्री में अभी M23 जो रिबेल हैं वो वहाँ कंट्रोल लेना चाह रहे हैं? सो इट वॉज इन न्यूज़ एंड ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रही है? DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ईस्ट DRC इज अफेक्टेड। एंड ये जो M23 रिबेल है ये रवांडा बैक्ड है, रवांडा को सबका सपोर्ट है इनको। और ये M23 इसलिए क्योंकि ये 23 मार्च 2009 में से इनका इनिशिएशन हुआ था एक ग्रुप बनने का। दैट्स वाई M23 सिग्निफाइज 23 मार्च। सो M23 रिबेल जो है मेनली रवांडा बैक्ड रिबेल है एंड ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को पूरी कंट्रोल कर रहे हैं एंड कॉन्गो इससे बहुत अफेक्टेड है। वहाँ की पूरा कंट्री का जो है फंक्शनिंग ये पूरा अफेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। पीस कीपिंग मिशन जो है इन DRC इज़ फेसिंग रिस्ट्रिक्शंस। वहाँ पीस कीपिंग मिशंस भी काम नहीं कर रहे बिकॉज द रीजन इज़ कंट्रोल्ड बाय M23 रिबेल्स एंड दे आर टेकिंग ऑल मेजर्स टू इंश्योर देयर सेफ्टी। और वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हर जो मेजर्स हैं वो ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड सिंध इन 712 CE? सिंध को कौन इन्वेड किया इन दी 712 CE? सो इट्स करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था उनका था सिंध इन्वेजन, और उसके बाद फिर वहाँ पे गजनी का भी रेड हुआ। इट्स द कॉन्टेस्ट विद दी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट ऑल दीज आर दी with related with the
करंट अफेयर्स ऑफ 27 एंड 28 और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। करंट अफेयर्स से रिवाइज करने से कुछ तो ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट वी गेट टू नो कि क्या चल रहा है थोड़ा बहुत, बिकॉज समटाइम्स इन एग्ज़ाम्स सम स्टेट पीसीएस एंड वन लाइनर एग्ज़ाम्स कभी इतने रैंडम क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, दैट वी स्टडी ऑल्सो, बट वी डोंट गिव मच फोकस इनटू दैट बिकॉज उतनी डिटेलिंग के साथ कोई इंसान फोकस नहीं करता। वी जस्ट मूव ऑन, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये क्या है, मतलब ये थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, बट समटाइम्स दे मेक दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। सो इसको इसके थ्रू यू कैन कवर, ये काफ़ी चीज़ें कवर कर रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दीज 2 days। अब मिलेंगे फिर से विद दी मार्च के क्विजेज़ के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।